नई शिक्षा के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी व्यूअर्स का पुनः हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2015 के द्वितीय प्रश्न पत्र के हिंदी भाषा द्वितीय के पेडागॉजिकल इश्यूज़ के प्रश्नों को हल करते हुए उन पर अपनी समझ बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे पूछे गए प्रश्नों में के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 136। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अर्थात दो भाषाएं किसी बच्चे को आ रही है तो पहली बात तो ये कि अन्य भाषाओं को नियंत्रित कर ले जाते हुए, और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि शैक्षिक स्तर पर फिर उनकी स्थिति क्या होगी। पहला विकल्प है आपका, शैक्षिक स्तर पर वे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, अथवा दूसरा विकल्प, शैक्षिक स्तर पर अधिक रचनात्मक होते हैं, अथवा तीसरा विकल्प, शैक्षिक स्तर पर अधिक बुद्धिमान होते हैं, अथवा अधिक परिश्रमी होते हैं। तो देखिए इसका जो सबसे उचित उत्तर है वह है आपका सेकंड ऑप्शन, दूसरा, रचनात्मक होते हैं। रचनात्मक क्यों होते हैं इस बात को आप एक व्यवहारिक रूप से समझ लें कि मान लीजिए आपको जो है तकरीबन 3 या 4 भाषाएं आती हैं। हिंदी तो आप जानते ही हैं, साथ ही साथ इंग्लिश भी आती है आपको, संस्कृत भी आती है, मान लीजिए उर्दू का भी ज्ञान है आपको। तो इस तरह से एक सामान्य व्यक्ति जिसे एक ही भाषा आती है, उसकी अपेक्षा आपके अंदर रचनात्मकता जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविटी जो है वो जो है ज़्यादा पाई जाती है। आप अपनी बातचीत के दौरान इन समस्त भाषाओं के शब्दों का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं, जो कि प्रभावी बनाता है आपकी बातचीत को। यही बात यहाँ भी लागू होती है। अन्य विकल्प, अधिक अंक प्राप्त करना, नहीं, ये सब बिल्कुल सतही आंसर हैं या गौड़ हैं, आप ये ऐसा कह लें, ठीक है। सबसे उचित विकल्प हमारा दूसरा ही है। अधिक बुद्धिमान होते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, और अधिक परिश्रमी होते हैं ये भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 137। आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, नियम से उदाहरणों की ओर, दूसरा उदाहरणों से नियम की ओर, ठीक उसी का विपरीत, तीसरा भाषा से व्याकरण की ओर, और चौथा व्याकरण से भाषा की ओर। तो सबसे पहले आइए आगमन विधि को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आगमन विधि, जिसे कि इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है, इंडक्टिव मेथड इसे कहते हैं, और इस विधि में हम उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ भी लेते हैं हम। मान लीजिए कोई संधि का चैप्टर है, आप सपोज करें कि आप यण संधि पढ़ा रहे हैं, उसका सूत्र आता है इको यण जी। अब यदि पहले आपने उदाहरण इस यण संधि के प्रस्तुत कर दिए, जैसे शुद्धि उपास्य इत्यादि आपने बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किए, और उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए आपने अंत में जा कर के उसका नियम बताया कि इको यणचि, इस सूत्र को स्पष्ट किया, और सूत्र कह लें आप कि इकः स्थाने यण स्यात्, इक के स्थान पर यण हो जाता है कब, अच, यानी अच परे रहते। तो इस तरह से आपने उसको सूत्रबद्ध कर दिया। यह तरीका या मेथड आपका इंडक्टिव यानी आगमन विधि कहलाएगी। अब इसी के ठीक विपरीत जो है डिडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। निगमन में इसी का ठीक उल्टा हो जाता है, हम नियम से उदाहरणों की ओर चलते हैं।
नियम से उदाहरण की ओर, और इंडक्टिव में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। इस अंतर को आप ध्यान में रखिएगा। तो डिडक्टिव में अब आप इको यणचि इस सूत्र को सबसे पहले स्पष्ट कर देंगे कि इकः स्थाने यण स्यात्, यण हो जाता है इक के स्थान पर। कब? अचि शब्द आया है, पद आया है तो अच परे रहते। तो ये आपने नियम बता दिया, अब आप उसके उदाहरण देंगे। तो इस तरह से ये दोनों विधियां जो है वो काम करती हैं। अब कोई बच्चा आगमन विधि से अच्छे से समझ जाता है, कभी कभी असुविधा हो तो आप निगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर दोनों ही विधियां जो हैं वो एक दूसरे की के पूरक के रूप में समझी जाती हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, वो शब्दों में कभी कभी हेर फेर कर देने से लोग थोड़े भ्रम में आ जाते हैं। कभी कभी वो उदाहरण और नियम की चर्चा न करके इसके स्थान पर दो सब्स्टिट्यूट वर्ड को लगा देते हैं। वो क्या होता है? उदाहरण को वो कह देते हैं विशेष और नियम को कहते हैं सामान्य। ठीक है, तो इस तरह से पूछ लेते हैं कभी कभी, या विकल्प दे देते हैं कि अब जैसे यहीं पर विकल्प होता कि उदाहरण से नियम की ओर न लिख करके लिखा गया होता विशेष से सामान्य की ओर, तो सेम थिंग थी, वो दोनों बातें सेम है। विशिष्ट क्यों कहा जाता है उदाहरण को? क्योंकि कोई भी उदाहरण किसी नियम के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट होता है। जैसे यहीं आप समझें कि इको यणचि सूत्र है, उसका अगर उदाहरण शुद्धि उपास्य यानी सुधी धन उपास्य बन रहा है, तो ये उदाहरण जो है वो विशिष्ट है। किस संदर्भ में? इस नियम के संदर्भ में। अब ये गुण संधि में नहीं जाएगा उदाहरण, ये गुण संधि का उदाहरण नहीं बनेगा, उसके नियम में ये जाकर के इसका समावेश नहीं हो पाएगा, इसलिए विशिष्ट हो गया। और नियम जो है वो सामान्य है, चूँकि एक जनरलाइजेशन की जब प्रक्रिया होती है, सामान्यीकरण की प्रक्रिया होती है, जब कोई चीज़ सामान्यीकरण की स्थिति में पहुंच जाती है तो नियम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जनरलाइजेशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको कभी विस्तार से हम समझेंगे, लेकिन नियमों को सामान्य शब्द से भी संबोधित किया जाता है, ऐसा आप जानते रहिए मोटे तौर पर। तो उसी तरह से यहाँ भी नियम है जैसे, तो यहाँ सामान्य से क्या हो जाएगा? विशेष की ओर। अब आइए प्रश्न पर अपने वापस चलते हैं। तो आगमन विधि में हम बढ़ते हैं किस तरफ? उदाहरण से नियम की तरफ, या यहीं अगर ये दे दें कि विशेष से सामान्य, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो पहला विकल्प आपका है ये निगमन विधि का है। ठीक, और उदाहरण जब भी बनेगा, कोई भी विधि पूछी जाए तो दोनों विकल्प बनेंगे ही बनेंगे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको भ्रम में डालने के लिए दोनों विकल्प बनाए जाएंगे वहाँ पे। तो ये पहला विकल्प जो है वो निगमन का है, इसमें हम नियम से उदाहरण की ओर, या इसी का रूप अगर आप बदल दें तो आप कह सकते हैं कि सामान्य से विशेष या विशिष्ट की ओर। ठीक, अब एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकें तो आप केवल निगमन विधि को याद रखें। और इसका एक ट्रिक ये हो सकती है, तमाम तरीके से बनाई जा सकती है, पर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। निन्यू आप ऐसा करके बना लें तो, और एक के ही संदर्भ में आप बनाएं। निगमन में आप बना लें, आगमन के लिए जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। पहले नी का जो यहाँ पर संदर्भ होगा वो होगा निगमन, दूसरे नी का यानी नियम, और इस ऊ का उदाहरण। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नी ऊ, अर्थात निगमन में नियम से उदाहरण की ओर। आप ये तरीका अपने मस्तिष्क में रखें और वहाँ फॉलो करें। और अगर आगमन आ गया है तो ठीक इसी का विपरीत कर दें, उदाहरण पहले ले लें और नियम बाद में कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया हमारा दूसरा।
प्रश्न संख्या 138, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ पहला ऑप्शन है शब्दकोश के अनुसार होता है, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से उपजता है, तो ठीक बात है, तीसरा व्याकरण आधारित होता है और चौथा वक्ता पर निर्भर होता है। देखिए, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक जो शक्ति है भाषा के विकास की, उस पर काफ़ी बल दिया है इन्होंने। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू है, इसलिए इनका जो थ्योरी है सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है भाषा विकास के संदर्भ में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जो एक और महत्वपूर्ण बात है, पियाजे वर्सेस अगर वाइगोत्स्की की बात होती है तो यही एक मेन फैक्टर था, यानी समाज या सामाजिक संदर्भ भाषा के संबंध में, जिसमें कि वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, भाषा का अर्जन जो है या उसका अधिगम जो है वो समाज के भी स्तर से काफ़ी हद तक होता है, यानी बच्चा अपनी सोसाइटी से भाषा को सीखता है। जबकि यही बात पियाजे ने जो है इग्नोर की थी, या कह लीजिए कि उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया समाज को, और इस पर प्रश्न प्रायः आ जाता है। तो भाषाई विकास में वाइगोत्स्की जो है वो समाज को काफ़ी महत्व देते हैं, और जबकि पियाजे के संदर्भ में नहीं देखने को मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 139, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे एज ए टीचर? पहला विकल्प, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे, ठीक बात है। दूसरा कह रहे हैं उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, उसे टोकेंगे, तो टोकना तो नहीं है, पहली ही बात। उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से कराएंगे, नहीं, ये बातें नहीं होंगी भाषाई विकास के संदर्भ में। चौथा, उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे ना, आप इतना भी इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे को, आप पर कुछ जिम्मेदारी है एज ए टीचर। तो आपका जो है ये पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप उसे टोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर आप हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को दोहरवा सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको रोकना नहीं उसे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों वाला विकल्प चुनिए। अब आपका प्रश्न है, में बोले जाने वाली ... के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा ... के में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्कूल समुदाय पाठ्यपुस्तक पहला, घर दोस्त और स्कूल दूसरा, घर समुदाय और पाठ्यपुस्तक तीसरा, और समुदाय दोस्त साहित्य तीसरा ऑप्शन आपका सही है, यानी यहाँ घर हो जाएगा। घर में बोली जाने वाली समुदाय के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, ठीक, तीसरा ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 141, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है, ठीक है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि पूरा इतिवृत्त या इतिहास है बच्चे का, पूरा उसमें सब कुछ उसका विवरण जो है वो सम्मिलित है, एक फाइल है समझ लीजिए आप मोटे तौर पर। पहला, प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह हो सकता है ये, तो नहीं, इस तरह का कोई संग्रह नहीं होता, लिखित उत्तरों का संग्रह हो, ये बिल्कुल सही आंसर या संकीर्ण उत्तर है। दूसरा, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह, हाँ ये हो सकता है। तीसरा, प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, नहीं। परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, तो ये भी नहीं। परियोजना कार्य बेसिकली जो है भाषा की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों में कुछ ज़्यादा महत्व रखते हैं,
तो आपका इस तरह से दूसरा विकल्प जो है वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, ज़्यादा समुचित है कि प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह है, पोर्टफोलियो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 142। आकलन एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या? असेसमेंट। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? अपने विकल्प देखते हैं। विषय वस्तु, शिक्षण, पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि। हाँ, प्रतिपुष्टि जो है वो फीडबैक तो देता है, पर अभी हम विचार करेंगे समस्त विकल्पों को पढ़ने के बाद। विषय वस्तु दूसरा दे रहे हैं, विषय वस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन। नहीं, समर्थन जैसी बात नहीं है। प्रविधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन। नहीं, ऐसा भी नहीं। इस टर्म में सतत मूल्यांकन नहीं होगा। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है। चौथा, प्रविधि, सामग्री, शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि। देखिए, ठीक, मतलब अगर आप कोई प्रविधि या कह लीजिए मेथड आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो ये आपको कैसे लगता है? जब उसका आकलन आप कर लें और अधिगम ना हो पा रहा हो, तब आपको लगता है कि सुधार करने की ज़रूरत है। आप एज ए टीचर आप सुधार कर लेते हैं उसमें। यही सामग्री के भी संदर्भ में है। यही बात शिक्षक अपने ऊपर भी लागू करता है और कक्षा कार्य निष्पादन में इस तरह से आकलन के ज़रिए हमें प्रतिपुष्टि मिलती है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, बाकी के नहीं होंगे। अब यहाँ चूँकि प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि एक टर्म और जोड़ दिया है इन्होंने, तो ये नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 143। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है, बाय बर्थ होती है। यह विचार किसकी देन है? तो देखिए, ये वेल नोन क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है, और ये इसका सही आंसर जो है वो चॉम्स्की है। प्लेलिस्ट में आप वीडियो में जाइएगा तो इसके पीछे चर्चा हो चुकी है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मुझे लगता है शायद सेम टू सेम वही जो है वो रिपीट इस वाले में हो गया है। तो चॉम्स्की इसका सही उत्तर है, और उस वीडियो में आपको भी बताया भी गया है। चॉम्स्की ने एक डिवाइस के होने की बात की है, या कह लें कि आप काल्पनिक हाइपोथेटिकल डिवाइस है। ये लेडी उसको इन्होंने कहा है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये बात और यूनिवर्सल ग्रामर की करते हैं कि समस्त जो भाषाएं हैं उनका ग्रामर लगभग एक जैसा होता है, तो ये बताते हैं। उसकी चर्चा आप वहाँ की गई है, यहाँ हम उसकी पुनरावृत्ति से बचने का प्रयास करेंगे। और बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक ये लर्निंग की थ्योरीज से जुड़े हुए हैं। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, और पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है, और थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो काफ़ी चर्चित है। इस पर कभी हम विस्तार से पढ़ेंगे इन सबको। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि आपको बताना है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, विधि कौन सी आप इस्तेमाल करेंगे? पहला है 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना, इससे सृजनात्मकता का पता चल जाएगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना, नहीं। इसमें क्या क्रिएटिव जो है अभिव्यक्ति जानिएगा आप। पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना नहीं होगा। भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना, ये मोस्ट क्रिएटिव आपका ऑप्शन है। अनुभव लिखना, ये शब्द ही अनुभव लिखना, अपने विचार लिखना। मोर क्रिएटिविटी इसमें जो है वो जनरेट होती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, थर्ड आंसर में ये जो संक्षेप लिखा है इन्होंने, संक्षेप सृजनात्मकता का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसके 4 मोटे मोटे पॉइंट बताए गए। उनमें एक आता है एलोब्रेशन, फ्लुएंसी, विस्तार, मतलब लचीलापन आता है, प्रवाह आता है,
और एक एलोब्रेशन आता है, विस्तारण, ठीक है, जिसे हम विस्तारण कहते हैं हिंदी में। तो देखिए यहाँ विस्तार की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मूलभूत सिद्धांत कह लीजिए सृजनात्मकता के हैं, तो संक्षेप की तो बात ही नहीं उठती फिर, ठीक है। तो संक्षेप में सृजनात्मकता नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 145। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? पहला संचार माध्यम, दूसरा पाठ्य पुस्तक, तीसरा अभ्यास पत्रक और चौथा प्रश्न पत्र। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, प्रश्न पत्र आपका हो जाएगा। बाकी की भूमिका है संचार माध्यमों की भी है, पाठ्य पुस्तक की, अभ्यास पत्रक की भी है। इसी की भूमिका जो है वो नहीं है सीखने सिखाने के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। एक 146। सांस्कृतिक पर्वों के दौरान कक्षा में लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य है, यानी कोई कल्चरल प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा है तो वहाँ लोकगीत अगर आप उसका आयोजन करवाते हैं तो इससे किस बात का पता चलता है, मकसद क्या होता है इसके पीछे? तो पहला है स्थानीय अनुभवों की परख करना, दूसरा है बाहरी अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ना, बिल्कुल ठीक है, बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना, या बच्चों की गायन क्षमता का विकास करना। देखिए इसका जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो होगा वो होगा दूसरा, ये है बाहरी अनुभवों को कक्षा से के अनुभवों से जोड़ना, ठीक है। लोकगीत बाह्य अनुभव कह सकते हैं आप एक तरह से हैं, जिसका बच्चे ने प्रत्यक्षीकरण किया है, देखा है अपने घर के आसपास, और फिर उसका सांस्कृतिक पर्व पर आयोजन हो रहा है। कहने का मतलब बाह्य अनुभव जो है वो कक्षा के अनुभव से जुड़ रहा है। हाँ, एक बात यहाँ पर थोड़ी और समझ में आती है कि ये स्थानीय अनुभवों की परख करना भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है बाद में ये कुछ अपडेशन हुआ हो इसमें, इस विकल्प को भी माना गया हो, क्योंकि ये लग रहा है कि स्थानीय अनुभवों की परख भी तो हो रही है साथ ही साथ। तो चलिए देखा जाएगा फ़िलहाल इसको। लगता आपका पहला विकल्प भी है, यानी दूसरा तो आपका सही होगा ही, पर फर्स्ट ऑप्शन भी लग रहा है, इसलिए अपडेटेड की में हो सकता है इसको कंसीडर किया गया हो, पहले ऑप्शन को भी। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 147। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, दूसरा विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना, तीसरा समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, और चौथा समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। यही नहीं है, ठीक है। गद्य शिक्षण का मकसद ये नहीं होता कि जितनी भी गद्य की विधाएं हैं ने उन सब का शिक्षण कर दिया जाए, ठीक है। आत्मकथा है, जीवनी है, निबंध है, इन सब का पूर्ण ज्ञान आप दे दें, ऐसा नहीं। बाकी के होंगे, भाषा की संरचना की समझ बढ़ाना, बिल्कुल ये मकसद होता है। विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय भी होता है। भाषिक प्रयुक्तियाँ क्या हैं, ये पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा की गई है कि जो विशिष्ट भाषा प्रयोग हैं विभिन्न कार्य क्षेत्रों के, वो वही प्रयुक्तियाँ कहलाते हैं। जैसे मेडिकल का कार्य क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, या कोई खिलाड़ी है तो खेल का जो है वो कार्य क्षेत्र हो। तो इन विभिन्न कार्य क्षेत्रों में विभिन्न तरह की विशिष्ट भाषाई प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे मेडिसिन हो गई, मेडिकल के क्षेत्र में ले लें आप तो इंजेक्शन हो गया, और इस तरह से खेल के संदर्भ में विभिन्न खेल शब्दावलियाँ, विकेट है, विकेट कीपर है, बॉल है, बैट है आदि। तो ये भाषिक प्रयुक्तियों का उदाहरण हो गया।
तीसरा, समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना। हाँ, ये भी करता है गद्य, उसका मकसद है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 148, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम यानी लर्निंग एक्विजिशन और लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में अंतर का आधार नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच कुछ मूलभूत अंतर हैं, लेकिन इनमें से एक कौन सा है जो कि अंतर को नहीं बताता। तो स्वाभाविकता यानी नेचुरलिटी का जो ये अंतर है ये है। कैसे कि जो भाषा अर्जन है वो सहज और स्वाभाविक होता है अपेक्षाकृत किसके, भाषा अधिगम के, क्योंकि वो एक भाषा अर्जन घर परिवार आस पड़ोस के परिवेश में अनौपचारिक रूप से किया जाता है, बच्चा जहाँ जहाँ जा रहा है। और जब वो भाषा अधिगम करता है तो संस्थागत रूप में करता है, औपचारिक रूप में, जहाँ कुछ मेथड्स अपनाए जाते हैं, पाठ्यपुस्तकें उसके साथ जुड़ जाती हैं, सिखाने वाले लोग जुड़ जाते हैं। तो स्वाभाविकता का अंतर है, सहजता का भी अंतर है, माने यानी स्पॉन्टेनियस भी होता है। ठीक है, भाषा अर्जन काफ़ी सहज होता है अपेक्षाकृत भाषा अधिगम के, क्योंकि भाषा अधिगम में चेतना की या चेतन के होकर के बैठने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, चेतन स्तर पर हम चीज़ों को समझते हैं, और यहाँ थोड़े अवचेतन में भी हम चीज़ों को सीखते रहते हैं। और जहाँ तक कल्चर की बात है या कल्चरलिज्म कह लीजिए इसे, सांस्कृतिकता, ये भी जो है इसका भी अंतर दोनों में पाया जाता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। कुशलता यही नहीं है, अर्थात इन दोनों के बीच प्रोफिशिएंसी का अंतर, कुशलता का अंतर नहीं होता। तो आपका राइट आंसर है 4th। आगे बढ़ते हैं। समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है, क्या है? कल्पना शक्ति का विकास, सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास, कि नैतिक मूल्यों का विकास, कि भाषा संरचना का विकास। यानी जो बाल साहित्य उपयोग में लाया जाता है, बच्चों की छोटी छोटी मनोरंजक जो पुस्तकें हैं, उनका मुख्य सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कह रहे हैं कि क्या है? तो वो है सृजनात्मक भाषा का प्रयोग और उसका विकास। सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास, यही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बाकी जो है अगर वो होंगे भी तो वो गौण रूप से, ठीक है। तो इस तरह से ये विकल्प खारिज हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपका सही। चूँकि इस प्रकार के साहित्य में भाषा की ऐसी छटा प्रस्तुत कर दी जाती है रंग बिरंगी, कि सृजनात्मकता जो है आनी एक तरह से स्टार्ट हो जाती है, के लिए शुरू हो जाती है, और उसका विकास होने लगता है, और मकसद भी यही है इसका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह क्या करे? पाठ्यपुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे? नहीं। पाठ्यपुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे? चलिए ठीक है, मान ले रहे हैं। तीसरा, पाठ्यपुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करे? नहीं। पाठ्यपुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने? एकमात्र आधार किसको? पाठ्यपुस्तक को ही। संकीर्ण उत्तर हो गया, ठीक है, इसलिए खारिज हो गया। तो हमारा दूसरा विकल्प सही है कि भाषा शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह पाठ्यपुस्तक की सीमा से भी बाहर जाए, स्वतंत्र हो जाए, और विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। कि ये कि नहीं कि बस जो पुस्तक में है बस वही बात होगी यहाँ पर, ऐसा नहीं, ठीक है। आसपास के वातावरण परिवेश में आप उन्हें खेतों में घुमाने ले जा सकते हैं, तमाम चीज़ों से वहाँ परिचित करा सकते हैं, या अन्य कोई भी फील्ड ट्रिप आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में आप सभी को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।